So guys, we have Mohammed Janis here, and Janis को मैं introduction दे दूँ थोड़ा सा. So Janis is a king basically. Janis को कोई भी काम दे दो technical, अगर इसको आता भी नहीं होगा, he will learn it like this and execute it. And काफी like बड़े-बड़े projects he had like learned and executed on the go. So Janis will be taking over this session today, and he will be teaching us. And yeah, so over to you, Janis. Hello everyone. Hello. हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो मेरा नाम मोहम्मद जानिस है और मैं बेसिकली 8 लीड्स में सारी टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करता हूँ, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो वेबसाइट से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो आज का बेसिकली हमारा सेशन है ईमेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटअप। सो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपकी जो ईमेल है वो एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। आपको बाज़ाहिर लगता होगा एक छोटी सी ईमेल है, लेकिन उसके पीछे उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। वो एक ईमेल पूरे प्रोसेस से गुजरी होती है, उसके पीछे जो है काफ़ी कंडीशंस लगी हुई होती हैं जो मेक श्योर करती है कि वो स्पेसिफिक ईमेल जो है वो स्पैम के अंदर ना गिरे। तो मैं अपनी स्क्रीन की तरफ आपको लेके चलता हूँ और वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड करूँगा। बेसिकली मैं यहाँ पे सेटअप नहीं करके दिखाऊंगा चीज़ों को, लेकिन ये है कि सेटअप करने वाला पार्ट जो है वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि रियल टाइम में आपको क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्या आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और कौन से टूल्स को कैसे इंटरलिंक किया जाता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ईमेल ईमेल डिलीवरेबिलिटी जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ द ईमेल आउटबाउंड। क्योंकि अभी रिसेंटली ये हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब जो बड़ी कंपनीज है ना, दे हैव स्टार्टेड टारगेटिंग कंपनीज जो कि आउटरीच कर रही हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली उस आउटरीच को वो रोक रहे होते हैं एक साइड से, ठीक है, और वो कुछ बेसिस पे जज कर रहे होते हैं कि ये दिस माइट बी स्पैम, ठीक है। और वो होती है कि अगर ईमेल्स काफ़ी सारी लाइक जो कॉपी है ना ईमेल की वो सेम है, और इनबॉक्सेस कौन से यूज़र है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसमें, जाने से भी आएंगे उसके ऊपर भी। तो मैं जमाल भाई की बात को सेकंड करूंगा। डिलीवरेबिलिटी जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। आपने कैंपेन्स बना के चला दी, लेकिन उन कैंपेन्स का तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपकी जो ईमेल है, जो आपका सीक्वेंस है, वो इनबॉक्स में लैंड नहीं होगा। तो तब तक उसका फ़ायदा नहीं होगा उस कैंपेन का। तो हमें मेक श्योर करना होता है कि ईमेल्स जो हैं वो प्रॉपरली सेटअप हुई हुई हों, प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हुई हुई हों और वो जो है इनबॉक्स में लैंड हो, ना कि स्पैम के अंदर। अब एक ईमेल बनाने के प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डोमेन्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, फिर क्लाउडफ्लेयर एक चीज़ होती है, फिर डीएनएस एक चीज़ होती है, मेल सर्वर्स होते हैं, और फाइनल लास्ट में हमारे पास एक टूल होता है जिसके अंदर हम कैंपेन्स रन करते हैं यप, इंस्टेंटली, स्मार्टली। इंस्टेंटली, स्मार्टली, स्मार्ट लीड्स या और कोई भी यप। जो भी प्रेफरेबल हो। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट के लिए ईमेल आउटबाउंड फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी आपने उनका जो ओरिजिनल डोमेन है ना, जो मेन डोमेन है, वो यूज़ नहीं करना। हम लोग सूडो डोमेन्स यूज़ करते हैं जो कि हमने बल्क में बाई किए होते हैं, और उसके थ्रू हम लोग आउटबाउंड करते हैं, क्योंकि इसमें खतरा होता है कि अगर गूगल या कोई लाइक कंपनी उसको लाइक रेड लिस्ट कर दे आपकी मेन डोमेन को, तो वो हर्ट हो सकती है, तो फिर आपकी वेबसाइट और ऑल टुगेदर आपका जो सारा सिस्टम है वो सारा खराब हो जाता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हमारे पास पार्ट आता है डोमेन्स का। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, आपने उसके लिए डोमेन्स परचेज होंगी। मेन डोमेन पे हम वर्किंग नहीं करेंगे, वही रीज़न जो जमाल भाई ने दिया। हम उसके लिए सेपरेट डोमेन्स परचेज करेंगे, कोई रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जितनी बड़ी लिस्ट है उतनी ज़्यादा ईमेल्स हमें चाहिए होती हैं। डोमेन्स परचेज करने के लिए डोमेन्स प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे गोडैडी हो गया, नेमचीप हो गया, फेमस ये हैं। इसके अलावा और भी हैं। तो कोई भी
यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि डोमेन की जो एक्सटेंशन है, जैसे .com है, .org है, .io है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हमें जो कंसीडर करना है हमेशा वो .com के डोमेन को कंसीडर करना है, अगर बजट इशू नहीं है तो। अगर बजट इशू है तो हम .net या .co की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अब जैसे दूसरी हैं .live है, .info है, .shop है। .info को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन .shop, .site, .store इस टाइप की जो डोमेन्स होती हैं उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि .com के डोमेन को हमने प्रायोरिटी देनी है। तो वो प्रायोरिटी इसीलिए दे रहे हैं कि वो स्पैम ना होए या किस वजह हाँ, से? हमारा जो बेसिकली टारगेट है ना वो है यही कि स्पैम में न जाए। ठीक है। .com, .net, .org, .co ये जो डोमेन्स होती हैं, जो फेमस एक्सटेंशंस होती हैं, ये ट्रस्ट बिल्ड करती हैं, हम्म। ट्रस्ट के तौर पे देखा जाता है। अब .xyz है, ये इतनी कॉमन नहीं है, तो इसको जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता है इस चीज़ के अंदर। ठीक है। तो अब .io और .ai काफ़ी चल गई है, लेकिन अभी भी फ़िलहाल जो है स्पैम टेस्टर जो है वो इसको कंसीडर नहीं करता है। तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद डोमेन परचेज करने के बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर का अगर मैं एग्जांपल दूं, क्लाउडफ्लेयर बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। वेबसाइट डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ईमेल सेटअप करने के लिए भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लाउडफ्लेयर बेसिकली होता यह है कि ये एक होस्टिंग और डोमेन के बीच में एक थर्ड मैन का कैरेक्टर प्ले करता है। कैसे करता है? ऐसे करता है कि फॉर एग्जांपल आपकी होस्टिंग जो है वो यूएस में है, आपका होस्टिंग सर्वर जो है वो यूएस में है, और आपका जो क्लाइंट है वो पाकिस्तान में है। अब अगर मैं यहाँ से होस्टिंग को टारगेट करूँगा, पाकिस्तान में बैठ के मैं 8leads.io सर्च करता हूँ अपने इंटरनेट ब्राउज़र में, तो वो क्या करेगा, पहले मेरी रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से यूएई, यूएई से होती हुई किसी और कंट्री जाएगी, फिर किसी और कंट्री जाएगी, तो इसमें डिले आता है। वैसे तो ये मिली सेकेंड्स में होता है, लेकिन फिर भी अगर सर्वर एंड पे देखा जाए तो थोड़ा सा डिले आता है। क्लाउडफ्लेयर क्या करता है? क्लाउडफ्लेयर मेरी जो वेबसाइट होगी या होस्टिंग पे जो मेरी फाइल्स होंगी उनकी एक इमेज बना के जो कस्टमर यूज़र होगा उसके नियरेस्ट पॉइंट पे रख देगा। फॉर एग्जांपल मेरा नियरेस्ट पॉइंट है यूएई, मेरी रिक्वेस्ट पहले यूएई जाती है, तो अब मुझे डायरेक्ट यूएई से होते हुए यूएस जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट डायरेक्ट यूएई तक पहुंचेगी और मेरे पास वेबसाइट लोड होके आ जाएगी। तो वो कॉपीज़ बना के, क्लाउडफ्लेयर कॉपीज़ बना के नियरेस्ट पॉइंट पे रख देता है पूरे वर्ल्ड में, जगह जगह पे। तो इससे क्या होता है, इससे जो है आपकी वेबसाइट की वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। जी जमाल भाई। तो इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होंगे ना, आपने अपने दिमाग में एक एंड यूज़र को रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जानिस ने मेंशन किया कि इट्स बेसिकली मिली सेकेंड्स, बट इसी तरह ये मिली सेकेंड्स ऐड होते 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 फिर वो कुछ लाइक लेट्स से 20 सेकेंड भी बन जाते हैं, डिफरेंट रीजंस की वजह से कि वेबसाइट लोड नहीं हो रही। तो यूज़र फॉर एग्जांपल अगर आया है, उसका डिसीजन है, कुछ लेना है उसने, अगर वो पहले 20 सेकेंड ही वेबसाइट लोड नहीं होगी तो वो कहेगा कि ये तो क्या, मैं क्यों लूँ इधर से। तो उसका डिसीजन कैन सेकंड्स की बात होती है। तो वी हैव टू कीप द एंड यूजर इन माइंड बिफोर डूइंग एनीथिंग, मेकिंग एनी प्रोसेस, एंड मेकिंग श्योर कि हम लोग जगह जगह से अपना वो जो टाइम है ना उसको हम लोग कम करते रहें। प्लीज कंटिन्यू जोनस। अच्छा, ये तो हो गई वेबसाइट के बाद, लेकिन हमारा टॉपिक है ईमेल से रिलेटेड। अब ये चीज़, अब हमारा टारगेट वेबसाइट तो है नहीं, तो ईमेल्स के लिए ये चीज़ कैसे बेनिफिशियल हो सकती है? ये बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसमें एसएसएल का फीचर होता है, रिडायरेक्शन का फीचर होता है, सिक्योरिटी का फीचर होता है। तो ये हाई एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि डोमेन जो भी आपकी ईमेल है, और ईमेल्स देखें हैक भी हो सकती है। आपकी ईमेल जो है वो सेंड होने के बाद और रिसीव होने से पहले बीच में मैनिपुलेट भी हो सकती है। तो इस चीज़ को स्पैम प्रूफ बनाने के लिए और सारी चीज़ों को कंट्रोल रखने के लिए हम क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहे हैं ईमेल्स के लिए। और
सिक्योरिटी बेसिकली प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक क्वेश्चन है बट आई डोंट नो इफ यहाँ तक है या मे बी थोड़ा सा आगे का है, बट द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी इनबॉक्सेस आर इनफ फॉर वन अकाउंट। तो लेट्स से एक कंपनी आपके पास आती है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, तो आप जब डोमेन बाय करते हो तो हाउ मेनी डोमेन्स आर इनफ एंड हाउ मेनी ईमेल्स पर डोमेन आर इनफ? अच्छा, बेसिकली ये सारा डिपेंड करता है आपकी जो लिस्ट है, टारगेटिंग लिस्ट है, कि आपको उस पे फॉर एग्जांपल अगर 10,000 की लिस्ट है और आपको कैंपेन चलानी है तो आपको उसके लिए कितनी ईमेल्स रिक्वायर्ड होंगे। वैसे ये इंस्टेंटली पे जब पहुंचेंगे वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी उस लिस्ट को कवर करना है और कितना जल्दी जो है वो कितनी ज़्यादा ईमेल उसके लिए चाहिए। अब एक ईमेल से हम लिमिट सेट करते हैं, ये आगे की बात है, लेकिन मैं अभी वैसे ही बता रहा हूँ कि लिमिट सेट करते हैं कि एक ईमेल से आपके पास 20 रिप्लाईज जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे एक दिन के अंदर। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल 300 भेजने हैं तो मैं मेरे ख्याल से 15 या 20 ईमेल्स यूज़ करूँगा एक कैंपेन के अंदर, ताकि डेली के 300 ईमेल्स जाएं। अब आपका दूसरा जो क्वेश्चन था कि एक डोमेन पे हम कितने सेटअप कर सकते हैं, आइडियली 2 से ज़्यादा नहीं करने चाहिए, लेकिन हमने स्टार्ट में 5 भी किए हैं, लेकिन उसका जो है रिज़ल्ट इतना कोई अच्छा नहीं आया, तो अब हम एक डोमेन पे एक एक ही रखते हैं या 2 रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है तो। अच्छा, और जो आप जस्ट फॉलो अप क्वेश्चन, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम 20 ईमेल्स लेट से हम दिन में भेजते हैं एक डोमेन से, तो वो 20 ईमेल्स 20 डिफरेंट अकाउंट को जाती हैं और सिर्फ एक अकाउंट को जाती है पीरियोडिकली? डिफरेंट अकाउंट में जाती है, एक सीक्वेंस चलता है, वो मैं इंस्टेंटली पे आऊँगा, यहाँ पे कैंपेन्स बनी है वो खोल के दिखाऊंगा, उसमें डिटेल में समझाता हूँ। राइट, ठीक है, थैंक यू। ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाती है डीएनएस। डीएनएस जैसे ह्यूमन बॉडी का डीएनए होता है ना, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड जो है आपका, ह्यूमन बॉडी का सारा रिकॉर्ड उसके अंदर होता है। इसी तरह एक डोमेन का जो रिकॉर्ड होता है वो डीएनएस के अंदर होता है। डीएनएस की सबसे जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल मुझे मिली ना, वो यही है और इजीएस्ट एग्जांपल है। डीएनएस का बेसिकली फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। इसके अंदर आपके पास आपके डोमेन की आईपी आ जाती है, आपके एमएक्स रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, डीमार्क आ जाता है, डीकेआईएम आ जाता है और एसपीएफ आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एक समझने वाली जो बात है वो ये है कि कंप्यूटर जो है वो वर्ड्स को नहीं देखता, वो नंबर्स पे चलता है। वो उसको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। अब होता क्या है कि जैसे ये एक डोमेन है ना, इसके पीछे एक आईपी लगी हुई है जो कंप्यूटर को समझ आएगी, जो इंटरनेट को समझ आएगी। तो ये आईपी जो है वो, अब ये आईपीज याद करना बहुत मुश्किल है, एक ह्यूमन के लिए बहुत मुश्किल है कि मैं मल्टीपल आईपीज याद करूं, तो कि मैं यहाँ पे एड्रेस बार में वो आईपी लिखूं और वो उस वेबसाइट पे मुझे ले जाए। मैं बेसिकली ये चीज़ लिखता हूँ तो पीछे रन होती है ये वाली चीज़, तो तब जाके जो है मुझे वो इस वेबसाइट पे लेके जाता है। ये एक चीज़ हो गई, ये ए रिकॉर्ड कहलाता है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, PAA भी है, सी नेम भी है, ये इनके सबके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो फंक्शंस होते हैं वो वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हमारा फ़िलहाल वो टॉपिक नहीं है, तो हम जो वेबसाइट ईमेल से रिलेटेड है ना, हम उनको समझते हैं। हमारे पास एक चीज़ आती है एमएक्स रिकॉर्ड्स। एमएक्स रिकॉर्ड्स बेसिकली होते हैं हमारे पास जो मेल सर्वर्स होते हैं। अब मेल सर्वर्स क्या होते हैं, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर आगे डिटेल में बात करेंगे इस पे। मेल सर्वर्स जो हमें इनबॉक्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जोहो हो गया, इस तरह के और भी हो गए, ये मेल सर्वर्स कहलाते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे गूगल को देखेंगे, तो हम यहाँ पे बात करें गूगल के। अब एमएक्स रिकॉर्ड क्या करता है, वो बताता है कि ये डोमेन जो है वो कनेक्टेड है गूगल से, गूगल के मेल सर्वर से कनेक्टेड है।
ये डोमेन की इंफॉर्मेशन में आता है कि ये वाली जो डोमेन है rankmypeach.com, ये गूगल के वर्क स्पेस से कनेक्टेड है। ये जो इस ईमेल से जो कॉपी जाएगी वो गूगल का इनबॉक्स भेज रहा है। तो ये ऑथेंटिसिटी डालने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आती है SPF रिकॉर्ड। SPF रिकॉर्ड बेसिकली एक स्टैम्प होता है, यहाँ पे ये लगा हुआ है SPF रिकॉर्ड, ये रहा। SPF रिकॉर्ड बेसिकली एक स्टैम्प होता है, एक मार्क होता है कि ये जो ईमेल आई है ये ऑथेंटिक ईमेल प्रोवाइडर की तरफ से भेजी गई है, मतलब ऑथेंटिक ईमेल प्रोवाइडर इसमें यूज़ हुआ है। गूगल, अब यहाँ पे गूगल यूज़ हुआ है तो यहाँ पे google.com लिखा है। होस्टिंगर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये वेबसाइट जो है वो होस्टिंगर पे है। अदरवाइज अगर जस्ट ईमेल के लिए अगर इस डोमेन को यूज़ किया जाएगा तो यहाँ पे जस्ट गूगल लिखा हुआ होगा, और अगर कोई होस्टिंग के लिए भी यूज़ की हुई होगी ये डोमेन तो उसका होस्टिंग का भी नाम लिखा हुआ होगा यहाँ पे। तो जस्ट ये एक स्टैम्प होता है अगले मेल सर्वर को बताने के लिए, जिस पे ईमेल जा रही है उसको बताने के लिए कि भाई ये वाली जो ईमेल, ये जो डोमेन, जिस डोमेन यूज़ हुई है ये एक ऑथेंटिक ईमेल प्रोवाइडर की तरफ से आई है, कोई लोकल नहीं है। तो ये SPF का होता है बेसिकली मीनिंग। SPF का फुल फॉर्म होती है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, और MX रिकॉर्ड की होती है मेल एक्सचेंज। अब बात करते हैं DKIM की। मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ DKIM। अच्छा जॉनस, जस्ट अ क्वेश्चन, जब हम लोग ये जब हम भी हम लोग डोमेन लेंगे तो हमें हर चीज़ ये चेक करनी पड़ेगी या ऑलरेडी कुछ चीज़ें इसके साथ आती हैं? कुछ भी नहीं आता, ये सारी चीज़ें जो हमें सेटअप करनी पड़ती हैं। ओके। और इतने टेक्निकल नहीं है, वो मैं बताता हूँ आगे कैसे होंगी सेटअप। तो ये हमें याद नहीं करनी पड़ती, या ये कॉपी पेस्ट भी नहीं होंगी, हर डोमेन के लिए अलग होगी। वो गूगल जो भी मेल सर्वर यूज़ करेंगे वो खुद प्रोवाइड करता है ये वाली चीज़ें। तो अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है DKIM, डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल। जिस तरह से SPF वर्क करता है ना, एक स्टैम्प होता है, इसी तरह ये वाली जो चीज़ होती है ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होती है। अब ये DKIM क्या करता है, ये ईमेल जो मैंने एक ईमेल बनाई है उसके अंदर जो ईमेल की कॉपी है जब वो भेजी जाएगी उसके हेडर के अंदर वो एक की डाल देगा। जब वो की डाल देगा कि वो ईमेल जब पहुंचेगी रिसीवर के पास, रिसीवर के मेल सर्वर पे, तो वो चेक करेगा कि जो उस हेडर के अंदर की लगी हुई है वो मेरे DKIM में मौजूद है या नहीं है। ये जो सारी चीज़ है इसी से की मिलके बनती है। अब अगर वो की मौजूद होगी तो ये ऑथेंटिक ईमेल है, मतलब इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ, बिल्कुल जैसे भेजी थी वैसी की वैसी है, बीच में इसको मैनिपुलेट नहीं किया गया इस ईमेल को। अगर मैनिपुलेट किया जाएगा तो ईमेल वो की हट जाएगी उसके अंदर से, अगर है कोई होगी या कुछ भी होगा तो वो की हट जाएगी, और की मिसमैच होगी तो फिर वो उसको स्पैम कंसीडर कर लेगा। जब वो वेरीफाई कर लेगा कि हाँ हेडर की जो की है और जो DKIM है इस डोमेन का, उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच कर रही है, तो वो उसको कंसीडर करेगा ये ऑथेंटिक है और इनबॉक्स में लैंड करा देगा। अगर वो देखेगा कि नहीं ये समझ नहीं आ रही है, दोनों चीज़ें आपस में मिसमैच हो रही हैं, तो वो उसको स्पैम में डाल देगा, या वो रिसीव ही नहीं होगी। ये भी होता है कि वो रिसीव ही नहीं होती, स्पैम में भी नहीं आती और रिसीव ही नहीं होती है। इसके बाद लास्ट जो चीज़ आती है वो आता है डिमार्क। डिमार्क बेसिकली एक एजेंट का काम करता है। डिमार्क के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, नन, क्वारंटीन और रिजेक्ट। डिमार्क क्या करता है, कोई भी ईमेल जा रही है ना उसको मॉनिटर करता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई ईमेल भेजी है, वो उसके पास चली गई है। अब उसके अंदर यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई हुई है क्वारंटीन की। अगर मेरी ईमेल बीच में मैनिपुलेट होगी तो वो क्वारंटीन हो जाएगी और मेरे पास
इस ईमेल के ऊपर मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपकी ईमेल कॉम्प्रोमाइज हुई है और उसका रीज़न ये है। अगर मेरी ईमेल के अंदर एसपीएफ रिकॉर्ड का इशू होगा, मेरी डोमेन के अंदर एसपीएफ रिकॉर्ड का इशू होगा और सेंडर के पास इससे रिलेटेड कोई इशू आएगा, तो वो मुझे ईमेल कर देगा कि भाई आपकी ईमेल पहुंची नहीं है और आपके पास जो है इस एसपीएफ का इशू आ रहा है। जी एंड लाइक मुझे असल में ना आई एम हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मेरा ना टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। सो मुझे आप जब सॉर्ट ऑफ लाइक टेक्निकल वर्ड्स यूज करें ना कि लाइक कॉम्प्रोमाइज होगी है और वो क्वारंटीन हो जाएगी, तो कुड यू लाइक सॉर्ट ऑफ इलैबोरेट कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन कि कॉम्प्रोमाइज होगी है? कॉम्प्रोमाइज का मतलब है ऐसे अटैक्स होते हैं कि आपने यहाँ से ईमेल भेजी है और वो रिसीवर से पहुँचने से पहले बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गई है। अच्छा ठीक है, वो बीच में किसी थर्ड पर्सन ने उसका अपनी तरफ लेके उसके अंदर चेंजेस करके वो फिर दोबारा भेजी गई है, ठीक है, लाइक इंटरसेप्ट होगी है। इंटरसेप्ट हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली करता ये है कि ये उस ईमेल को, अब यहाँ पे कंडीशन लगी है क्वारंटीन की। क्वारंटीन होता है, रिजेक्ट होता है और नन होता है। क्वारंटीन का मतलब होता है उस ईमेल को रोको जो मैंने भेजी है, उसके अंदर अगर एसपीएफ का मसला है उसको रोको और मुझे नोटिफाई करो। पहले मुझे इस ईमेल पर नोटिफिकेशन आएगी आपकी इस आपने जो ईमेल भेजी है, XYZ ईमेल भेजी है, उसके अंदर ये इशू है, आप उसको देखो और उसके बाद अगर वो इशू सेट हो जाता है तो वो दोबारा उसको भेज देगा। अगर मैं यहाँ पे रिजेक्ट सेट करता हूँ, P इज इक्वल टू रिजेक्ट सेट करता हूँ, तो वो उसको जो है वो फिर नहीं भेजेगा दोबारा से, वो रिजेक्ट में चली जाएगी, वो फिर दोबारा से कंसीडर नहीं की जाएगी ईमेल। और हमें लाइक हमें पता चलेगा कि वो रिजेक्ट होगी है? हाँ, हमें ईमेल्स आती हैं बाकायदा। अगर मेरे अच्छा, पास यहाँ पे आई भी हो, ये देखें डिमार्क एग्रीगेट सारी रिपोर्ट आती है। इस तरह से वो रिपोर्ट आती है। ये एजेंट एज अ एजेंट वर्क करता है, ये मॉनिटर करता है कि आपकी जो ईमेल जा रही है उसके अंदर एमएक्स रिकॉर्ड का इशू तो नहीं है, एसपीएफ का इशू तो नहीं है, डीकेआईएम प्रॉपर सेटअप हुआ है या नहीं हुआ, इस टाइप की चीज़ों को ये मॉनिटर करता है। अच्छा, अगर इसी में एक तो हो गया क्वारंटीन, एक हो गया रिजेक्ट, एक हो गया नन। अगर मैं यहाँ पे नन लगाऊंगा तो ये कोई एक्शन नहीं लेगा, ये भेज देगा ईमेल, बस बता देगा, लेकिन वो ईमेल फिर भी भेज देगा और उसके बाद दोबारा वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। अच्छा, सो बेसिकली द एंड गोल इज के हमारा ईमेल एंड कस्टमर कंज्यूमर के इनबॉक्स इनबॉक्स में में लैंड। पहुंच जाए, तो उसके लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी जॉब पे, या आई नो कि बड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं एंड कुछ चीज़ें अभी सर के ऊपर से गुजर रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप किसी भी जॉब पे होंगे उधर कोई टेक्निकल पर्सन होगा टू हेल्प यू आउट टू, तो बेसिकली अभी ये है कि जस्ट गेट एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, एंड ज़रूरी नहीं है कि अभी आप फोकस करें कि हर चीज़ आपने सीखनी है। तो ये आगे बेसिकली ये सारी चीज़ें टेक्निकल पर्सन के एंड पर ही होती है। आपको बताने का मकसद ये है कि आपने कैंपेन चला दी, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आपको आइडिया होगा कि यार मेरी ईमेल्स अगर नहीं जा रही हैं तो एमएक्स रिकॉर्ड का इशू हो सकता है, नहीं जा रही हैं तो स्पैम में जा रही हैं तो एसपीएफ का इशू हो सकता है, तो आप उसको एड्रेस कर सकें या आपको पता हो कि इस टाइप के इश्यूज हैं हमारे एंड पे या क्लाइंट। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने ईमेल भेज दी, आपके एंड पे सब कुछ सही है, अगले की जिस पे ईमेल भेज रहे हैं ना वो इनवैलिड है। अगर वो इनवैलिड होती है तो भी आपके पास एरर आता है, आपको मैसेज आता है कि ईमेल नॉट फाउंड। और यही सेम इशू तब भी आता है जब आपका एमएक्स रिकॉर्ड प्रॉपर्ली सेटअप नहीं हो। जी अच्छा, हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन के अंदर बात की थी ईमेल वैलिडेशन के बारे में कि हम लोग जब भी डेटा पुल करते हैं कहीं से भी तो उसको हम लोग क्ले में हाँ, डालें, वहां ये से यही वैलिडेट चीज़ करें, मैं बोल आगे रहा भी हूँ, वैलिडेट करें। तो यही चीज़। उस सारी वैलिडेशन के बावजूद हम लोगों को फिर भी वैलिडेशंस करनी पड़ती हैं, लगानी पड़ती हैं। देखें, ये वाली जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं कि एंड गोल वही है जो हमारा सारा ईमेल जो है वो इनबॉक्स में लैंड। वो वाली जो वैलिडेशन है वो है कि ईमेल एग्जिस्ट करती है या डिलीटेड है। अगर डिलीटेड ईमेल होगी तो
कि ये वाली जो ईमेल आप यहाँ से भेज रहे हैं भले सब कुछ सही हो, लेकिन ईमेल तो वहाँ नहीं जाएगी, वो फाउंड ही नहीं होगी, आपके पास एरर आता है। अभी मेरे पास कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है, जीमेल के अंदर ही वो दोबारा से ईमेल आती है। कभी कभार लाइक डोमेन्स मिसिंग होते हैं, तो वो भी सेम एरर ही देंगे हाँ, हमें। सेम एरर देते हैं। ठीक है। और यही सेम एरर तब भी आता है जब आपकी डोमेन का एमएक्स रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है या कुछ मसला है उसके अंदर, तब भी ये एरर आता है। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि एरर हमारे एंड से है, हमारी ईमेल के अंदर है, या जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं वो ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये थोड़ा देखना पड़ता है, दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। अब अगर तो फॉर एग्जांपल एरर आ गया, अब आप कैसे इसको डायसेक्ट करेंगे? ऐसे करेंगे कि पहले किसी दूसरी ईमेल से, जो भी नॉर्मल ईमेल है उससे कोई टेस्ट ईमेल भेज के देखें उसके ऊपर। अगर तो तब भी एरर आता है तो इट्स मीन कि वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ईमेल चली जाती है तो इट्स मीन कि आपकी डोमेन के रिकॉर्ड्स में इशू है। रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है? रिकॉर्ड्स यही डीएनएस रिकॉर्ड, अच्छा अच्छा, एमएक्स हो गया, ठीक ठीक एसपीएफ हो गया, ये वाले सारे। ठीक है। तो ये 4 रिकॉर्ड्स होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं ईमेल सेंडिंग के लिए। एमएक्स रिकॉर्ड अगर नहीं होगा तो आपकी सेंडिंग और रिसीविंग नहीं होगी। अगर एसपीएफ रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपकी ईमेल जो है वो एसपीएफ और डीकेआईएम नहीं होगा तो आपकी ईमेल इनबॉक्स में नहीं जाएगी। और डिमार्क नहीं होगा तो वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता चल सकती कि डिमार्क वैसे अब इतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन एहतियातन हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि टूल्स आ गए हैं जो स्पैम टेस्टिंग करते हैं। उस पर भी मैं आऊँगा फिर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है मेल सर्वर की। मेल सर्वर बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ज़ोहो, ये 3 हमने यूज़ किए हैं। इसके अलावा और भी होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई होस्टिंग है, होस्टिंग भी अपना मेल सर्वर प्रोवाइड करती है। जैसे होस्टिंगर है वो भी मेल सर्वर प्रोवाइड करता है, उसकी ईमेल उसका इनबॉक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे गूगल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमने डोमेन परचेज कर ली GoDaddy से, उसको हमने कनेक्ट करा दिया क्लाउडफ्लेयर से। कनेक्शन कैसे होती है वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे ये एक डोमेन है, डोमेन को मैंने ऐड न्यू डोमेन किया, यहाँ पे डोमेन ऐड की। ये पहले कहीं पे ऐड, किसी और क्लाउडफ्लेयर पे ऐड है तो मेरे ख्याल से नहीं होगी। अ, जब हम डोमेन परचेज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट में डीएनएस आ रहा होता है, जो अ, इसी फॉर एग्जाम्पल GoDaddy से परचेज किया है तो GoDaddy के डीएनएस रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे इसके अंदर, जैसे ये आ रहा है। तो ये इसमें नेम सर्वर्स आ गया, सी नेम आ गया और ये आ गया। जब मैं यहाँ पे डोमिनेट करूँगा तो वो इसके सारे डीएनएस को भी यहाँ पे लेके आ जाएगा, क्लाउडफ्लेयर के अंदर उसको उनको कॉल करा लेगा। जब मैं ऐड करूँगा उसके बाद ये मुझे नेम सर्वर्स देगा। अब नेम सर्वर्स क्या होते हैं? नेम सर्वर्स होता है कि मैं GoDaddy को बताऊं कि भाई मेरी डोमेन जो है अब होस्टेड है क्लाउडफ्लेयर पे। ये इसको कहते हैं नेम सर्वर्स। नेम सर्वर्स किस तरह के होते हैं मैं दिखाता हूँ। जैसे इस पे अगर अब जैसे ये है ns13.domaincontrol.com। अब ये domaincontrol.com ये वाला जो नेम सर्वर है ना, ये GoDaddy का अपना है। अब अगर मैं ये डोमेन ऐड करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे वो मुझसे कहेगा कि प्लान सेलेक्ट करो। हम फ्री प्लान की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारा इन चीज़ों का इतना यूज़ है नहीं। अच्छा, अब इसने स्कैन किया, इसके काम के जो रिकॉर्ड्स थे वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो उसने वो जो थे वो उसके काम के नहीं थे, तो इसलिए उसने उनको कंसीडर नहीं किया। कंटिन्यू टू एक्टिवेशन करेंगे। ये मैंने पहले कहीं और ऐड की हुई है, इस वजह से यहाँ पे नहीं हो पाएगी।
खैर वो फिर जो है नेम सर्वर्स देगा कि भाई ये नेम सर्वर्स अपने डोमेन प्रोवाइडर के नेम सर्वर्स में ऐड करो। तो इससे क्या होगा कि इसको पता चलेगा कि ये डोमेन जो है वैसे तो परचेज की गई है GoDaddy पे, लेकिन अब ये होस्टेड है और ये सारी मैनेज हो रही है क्लाउडफ्लेयर पे। तो जब मैं ये नेम सर्वर्स यहाँ पे सिंपली चेंज नेम सर्वर करूँगा और यहाँ पे ये दोनों NS1 और NS2 यहाँ पे लगा दूंगा, तो उसके बाद डोमेन एक्सपायर्ड है इस वजह से यहाँ पे नहीं लग रहा है। अच्छा, माय क्वेश्चन वाज कि एक तो चले मैंने डोमेन एक परचेज कर लिया, अब उस हम्म डोमेन को मैंने करना है कनेक्ट क्लाउडफ्लेयर के साथ, और हम्म क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए मैंने उसको एक नेम सर्वर देना है, ऐसे ही है? जी अब हो सकता है कि मेरे जो डोमेन है उसके अंदर पहले से जहाँ से मैंने खरीदा था, फॉर एग्जांपल मैंने नेम चीप से खरीद लिया था, तो नेम चीप का एक NS पहले का वहां लगा हुआ होगा, लगा हुआ होगा। और उसको मैं रिमूव करके एक नया लगाऊंगा NS जो कि होगा क्लाउडफ्लेयर के ऊपर। वो NS कहाँ से आएगा नया वाला? ये दिया है ना क्लाउडफ्लेयर ने, ये रहा, ओके, तो ये वाला NS मैं उसके ऊपर लगा दूंगा, ये एंड आई एम दोनों वहां डूइंग पे दिस लगे। ताकि फिर मेरे क्या कहते हैं जो नेम चीप वाला NS है वो हट जाए और ये वाला आ जाए। ये वाला आ जाए, और आपकी जो फिर डोमेन है वो यहाँ से हैंडल नहीं होगी, मतलब उसका DNS रिकॉर्ड हो गया, नेम सर्वर्स हो गए, फॉरवर्डिंग हो गई, होस्ट नेम्स हो गए, वो सब फिर क्लाउडफ्लेयर से मैनेज होंगे। ओके, और इस सबसे पहले क्या कोई होस्टिंग चाहिए उस डोमेन को, या फिर होस्टिंग नहीं चाहिए तब तक? नहीं चाहिए। अगर ओके होस्टिंग आपको तब रिक्वायर्ड है अगर आप उस डोमेन पे वेबसाइट भी बना रहे ओके, सो एज लॉन्ग एज आई एम नॉट मेकिंग अ वेबसाइट आई कैन यूज दैट डोमेन फॉर द ईमेलिंग एनीवे। हो। बिल्कुल। या यूजुअली तो ओके ये सूडो डोमेन्स होंगी ना, जिनको हम लोग सिर्फ ईमेल के लिए यूज करेंगे, तो हमें उसकी जरूरत नहीं होगी वेबसाइट वाली चीज। ओके ओके, फिट हो गया। सही है। तो ये नेम सर्वर्स का कॉन्सेप्ट था कि हम बताना चाह रहे हैं कि अब जो हमारी डोमेन है वो क्लाउडफ्लेयर से हैंडल होंगी, हमें GoDaddy पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम यहाँ अब क्लाउडफ्लेयर पे फर्दर चेंजेस करेंगे वो खुद ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। और ये वाला जो DNS रिकॉर्ड का पार्ट है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हर डोमेन प्रोवाइडर का, वो डीएक्टिवेट रहेगा और सारी चेंजेस यहाँ क्लाउडफ्लेयर से होंगे। तो खैर हमने डोमेन परचेज की GoDaddy से, उसको कनेक्ट किया क्लाउडफ्लेयर से, फिर हम आ गए गूगल वर्क स्पेस पे। गूगल वर्क स्पेस पे हम बनाएंगे इनबॉक्सेस, ईमेल्स। वर्क स्पेस। गूगल वर्क स्पेस पे ईमेल बनाने के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बहुत अंदर जाके चीज़ें मिलती हैं। तो और ये अपडेट भी होता रहता है, ऑप्शंस आगे पीछे हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर अभी यहाँ मुझे डोमेन का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है तो वो अपडेट के बाद कहीं और में, मीन्स का इंटरफेस में चेंजेस होती रहती है। तो पॉइंट ये है कि क्लाउडफ्लेयर पे कनेक्ट कराने के बाद अब हमें डोमेन यहाँ पे डालनी है। डोमेन मतलब कि यहाँ पे कनेक्ट करानी है। एक मिनट दीजिएगा, मैं लॉग इन कर लूँ। अच्छा, अभी जो इंटरफेस है उसके हिसाब से हमें आना है अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स में डोमेन और डोमेन में मैनेज डोमेन के अंदर। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी डोमेन्स ऐड हैं। न्यू डोमेन ऐड करने के लिए हम ऐड डोमेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डोमेन ऐड करेंगे। डोमेन ऐड करने के बाद ये इसको पता चल जाएगा ऑन, ये खुद ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपका डोमेन प्रोवाइडर कौन है। अगर तो आपके नेम सर्वर्स अपडेटेड नहीं हैं और वो जहाँ जहाँ से आपने डोमेन परचेज किया, फॉर एग्जांपल GoDaddy, वहीं पर वही है, तो ये बोलेगा कि ये आपको MX रिकॉर्ड्स देगा, SPF रिकॉर्ड देगा कि आप वहाँ पे ऐड करो। तो वो आपको वहाँ ऐड करने होंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई का बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो डोमेन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। मैं अगर एक करके दिखाऊं लेकिन वो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसके अंदर, इस वजह से मैं कर नहीं पाऊंगा अभी टाइम से पहले। तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे डोमेन एंटर करेंगे, ऐड डोमेन इन स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक कोड देगा, वेरिफिकेशन कोड देगा कि डोमेन वाकई आपकी भी है भी या नहीं। वो आपको यहाँ पर आके ऐड करनी होती है। अच्छा, आप
अभी सारी जो whatever we are learning is related to setting up pseudo email domains, right? अच्छा, अब अगर आपका एक मेन डोमेन है लाइक योर कंपनी वेबसाइट और आप उसी का एक सब डोमेन बनाते हैं जी तो एंड यू यूज दैट फॉर योर ईमेल आउटरीच, तो अगर सब डोमेन फॉर एग्जांपल उसकी रेप्यूटेबिलिटी इफेक्ट हो जाती है, वो स्पैम लिस्ट में कोई क्रॉलर उसको कर देता है, तो क्या आपके मेन डोमेन के ऊपर उस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल उसकी आएगा। ओके बिल्कुल बिल्कुल आएगा। और दूसरी बात ये है कि ये गूगल वर्क स्पेस जो है वो कंसीडर नहीं करेगा। सब डोमेन आपकी कैसे होगी? सब डोमेन आपकी इस तरह से होगी, सब डोमेन, अच्छा मेल देखें। डॉट माई कंपनी डॉट कॉम, हम्म, इस तरह से होगी। और इसमें भी आप अगर ईमेल मसला आएगा कोई भी, तो आपकी मेन जो डोमेन कंसीडर हो रही है वो ये वाली हो रही है, माई कंपनी डॉट कॉम। सब ठीक है, समझ मेन, गया। हाँ, माई कंपनी डॉट कॉम जो है वो कंसीडर होगी, सब डोमेन के अंदर भी मेन डोमेन कंसीडर होगी। ओके और ये मतलब कि हम नहीं करते ऐसे, मतलब यूज़ नहीं कर सकते ईमेल्स के लिए, वो भी फिर मसला होगा। ओके, अच्छा तो ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये मुझे कंफर्म करनी थी, इट मे साउंड लाइक अ वेरी बेसिक थिंग बट अब सब डोमेन तो आप technically you can easily set that up, but when it comes to sending out emails and setting up email accounts, तो वो तो सब डोमेन से पॉसिबल है ही नहीं ना, बिकॉज वट एवर इनबॉक्स यू क्रिएट इट्स कनेक्टेड टू द मेन डोमेन, वो सब डोमेन की कनेक्शन की ऑप्शन ही नहीं आती इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं, देख, सब डोमेन की कनेक्शन की ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर उसने दी हुई है मेल डॉट माई कंपनी डॉट कॉम। लेकिन जो सब डोमेन है ना, वो अपने पेरेंट डोमेन के साथ कनेक्टेड है। ओके आपकी जो कंसीडर आईपी बेसिकली जो कंसीडर हो रही है ना, आईपी एड्रेस, वो मेन डोमेन का ही कंसीडर होगा सब डोमेन में। और ओके ब्लैक लिस्ट भी जो होगी ना, वो आईपी एड्रेस ब्लैक लिस्ट होगा। आईपी एड्रेस ब्लैक लिस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी ना, सब डोमेन हो गई या मेन डोमेन हो गई, वो भी ब्लैक लिस्ट कंसीडर की जाएंगी। ओके, so if you still want to use a subdomain for email outreach, then it's a say, and you want to protect your main domain's reputation, तो उसके लिए आप अगर एक alternate IP या VPS यूज कर लें, while you are using that subdomain, तो क्या वो आपके मेन डोमेन की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है अगर हाँ, आप? वो उस सिचुएशन में आपकी मेन डोमेन प्रोटेक्ट रहेगी अगर आप सब डोमेन के लिए आईपी चेंज कर दें। ओके तो फिर उससे ये होगा कि अब जैसे यहाँ पे हुई हुई है, नहीं यहाँ पे नहीं हुई, अब देखें, अब ये सब डोमेन है नेक्सस, ठीक है, और 8leads.io मेन डोमेन है, दोनों सेम है। अगर आप इसको चेंज करते हैं वीपीएस के थ्रू, तो इस फिर ये डोमेन कंसीडर नहीं की जाएगी, ये वाली डोमेन कंसीडर की जाएगी जो न्यू वीपीएस वाली होगी। तो उससे वो चीज़ फिर इसी पे इफेक्टेड रहेगी, इस पे नहीं इफेक्ट डालेगी कोई भी। ओके, सही है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे ईमेल डोमेन एंटर करेंगे तो वो ऐड डोमेन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक वेरिफिकेशन कोड देगा सबसे पहले। वो आपको क्लाउडफ्लेयर में जाके डालना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे जानिस, आई थिंक इस चीज़ को रैप अप करते हैं और नेक्स्ट इंस्टेंटली पे जाते हैं, क्योंकि हमने ओवरऑल चीज़ें कवर करनी है एंड वी आर लाइक शॉर्ट ऑन टाइम। ठीक है, तो ठीक है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, इतनी ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा, या आपको एमएक्स रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा। 4 एमएक्स रिकॉर्ड होते हैं गूगल के, कुछ का एक ही होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक होता है, गूगल के 4 होते हैं, जो आपको यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे एंटर करने होंगे। कुछ मैनुअली एंटर करवाते हैं, कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये गूगल वर्क स्पेस जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी जो डोमेन है वो क्लाउडफ्लेयर पे सेटअप है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, उस पर क्लिक करेंगे तो विंडो खुल के आ जाएगी क्लाउडफ्लेयर की, और वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे एमएक्स रिकॉर्ड ऐड हो जाएंगे। अगर नहीं आती विंडो, कभी कभी नहीं आती, तो आपको यहाँ पे मैनुअली ऐड न्यू करके यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा एम एक्स रिकॉर्ड, और यहाँ पे रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन डालनी होगी जो वो गूगल प्रोवाइड करेगा, वो यहाँ पे डालनी होगी। तो
और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना होगा, और प्रायोरिटी भी गूगल खुद प्रोवाइड करेगा, मीन्स कि ये सारी चीज़ें गूगल खुद प्रोवाइड करेगा। इसी तरह SPF है वो भी गूगल खुद प्रोवाइड करेगा। DKIM जो है वो आपको मिलेगा ऐप्स में जाके, गूगल वर्क स्पेस में जाके, जीमेल में जाके, यहाँ पे आपको मिलता है। ये डोमेन की मिलेगी, ये आपको जो है वो TXT रिकॉर्ड की सूरत में डालना पड़ता है, और उसके बाद आपको वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू डालनी पड़ेगी। जब ये चीज़ें कर देंगे 5 मिनट आप इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। 5 मिनट के बाद इस स्टार्ट का नॉर्मल यहाँ पे स्टार्ट का आ रहा होगा, स्टार्ट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। और डीमार्क रिकॉर्ड जो है वो आपको खुद बना के डालना पड़ता है। यहाँ पे एक टेम्पलेट, मतलब जैसे कि ये मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है, बस ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ हर उसके अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। तो ये एक ही बनता है, सब सब डोमेन्स में यही वाला चलता है। तो डीमार्क रिकॉर्ड खुद डालना पड़ता है, ये गूगल प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा, इसके बाद जब आपने यहाँ पे डोमेन सेटअप कर दी, उसके बाद हम जाते हैं यूज़र्स के अंदर, और यहाँ पे हम ईमेल्स क्रिएट करते हैं। सिंपली ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, जो ईमेल रखनी है वो पर्सन का जो नाम रखना है वो यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करेंगे। फिर अगर तो प्रोफाइल पिक्चर डालनी है, वैसे बेस्ट तो यही है कि प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, तो वो डाल दें और पासवर्ड क्रिएट करके किसी शीट में अपने पास सेव कर लें। इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल ईमेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। जब ईमेल्स ऐड हो जाएंगी फिर हमें जाना है इंस्टेंटली पे। इंस्टेंटली का इंटरफेस में हमारे पास यहाँ पे ईमेल्स अकाउंट का ऑप्शन आता है, कैंपेन का ऑप्शन आता है, यूनिबॉक्स का आता है, एनालिटिक्स का आता है, और इनबॉक्स प्लेसमेंट्स का आता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमें यहाँ पे ईमेल्स ऐड करनी है 1 बाय 1। ऐड न्यू ईमेल पे क्लिक करेंगे, हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो गूगल है, गूगल पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो वो मुझसे ईमेल डालने का बोलेगा, तो मैं यहाँ पे ईमेल पासवर्ड एंटर करूँगा, तो वो ईमेल यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। और इस इसका कोई तरह ऑटोमेटेड तरीका नहीं है, राइट? ऑटोमेटेड तरीका है, लेकिन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल्स और बल्क में ऐड नहीं हो सकती। अदर प्रोवाइडर जैसे जोहो हो गया, उसकी ऐड हो सकती हैं। उसके लिए और एक दो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए हमें चाहिए होता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, IMAP यूज़र यूज़र नेम वही होती है जो ईमेल एड्रेस होता है, IMAP पासवर्ड वही होता है जो ईमेल का पासवर्ड होता है, IMAP होस्ट जो होता है, और IMAP पोर्ट जो होती है ये गूगल प्रोवाइड करता है। इसी तरह SMTP यूज़र नेम भी वही होता है जो ईमेल होती है, पासवर्ड भी वही होता है जो ईमेल का पासवर्ड होता है, होस्ट और पोर्ट नंबर ये गूगल प्रोवाइड करता है। लेकिन गूगल में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पासवर्ड जो है वो हमें ऐप पासवर्ड करके एक ऑप्शन होता है वहाँ से जनरेट करना होता है, और उसमें इशू ये होता है कि आप अगर आपके पास 2000 ईमेल्स हैं फॉर एग्जांपल, या 2000 तो खैर बहुत ज़्यादा होगा, 500 ईमेल्स हैं, तो आप हर किसी को ईमेल लॉगिन करके सेपरेटली वहाँ पे अगर आप ऐप पासवर्ड ऐड करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बेटर ये मैनुअली 1 बाय 1 करने से जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद जब ईमेल यहाँ पे ऐड हो जाती है, अब फ्रेश ईमेल है वो हम डायरेक्टली कैंपेन में ऐड नहीं कर सकते। आइडियली जो है हम लोग 3 वीक्स तक इसको वार्म अप करेंगे। वार्म अप क्या होता है बेसिकली? वार्म अप ईमेल की ईमेल की जो फ्रेशनेस है उसको रिड्यूस करता है। फ्रेश ईमेल, जितनी फ्रेश ईमेल होगी उतने चांसेस हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं होगी किसी भी ईमेल सर्वर की नज़र में। तो अब ईमेल, अब यहाँ पे तो ऑटोमेटेड टूल है, इंस्टेंटली में ऑटोमेटेड ऑप्शन है कि इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वार्म अप इनिशियलाइज हो जाएगा, और 3 वीक्स तक इन ईमेल्स को हम छोड़ देंगे ऐसे ही, और वो वार्म अप होंगी। वार्म अप कैसे होंगी कि टेस्ट ईमेल्स जाएंगी इस ईमेल अकाउंट से, टेस्ट ईमेल जाएंगी किसी भी टेस्ट ईमेल प्रोवाइडर के पास, और वहाँ से वो ईमेल भेजेगा इस ईमेल पे, तो मतलब ईमेल सेंडिंग रिसीविंग होगी, टेस्ट ईमेल्स आएंगी जाएंगी।
इससे ये होगा कि ईमेल की जो फ्रेशनेस है वो कम होगी। तो ये प्रोसेस 3 हफ्ते चलेगा। 3 हफ्ते चलने के बाद ये ईमेल रेडी हो जाएगी कैंपेन में यूज़ करने के लिए। हम सिंपली कैंपेन में जाएंगे, कोई भी कैंपेन बनाने के लिए कैंपेन का नाम रखेंगे, यहाँ पे लीड की लिस्ट अपलोड करेंगे जो आपने क्ले से सेट करके अपना जो यूज़ करनी होगी वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। सीक्वेंस में जाएंगे, यहाँ पे कॉपी डालेंगे, अगर स्टेप्स डालने हैं तो स्टेप्स डाल देंगे, वेरिएंट डालना है तो वेरिएंट डाल देंगे। शेड्यूल करेंगे, टाइम जोन जो टारगेटेड ऑडियंस है उस हिसाब से रखेंगे जी। स्टेप्स और वेरिएंट्स क्या होता है? सीक्वेंसेस स्टेप्स बेसिकली ये होता है कि पहले जो है वो एक स्टेप चलेगा, सही, एक मेन ईमेल जाएगी, उसके बाद अगर उसका रिप्लाई नहीं आता तो फिर एक फॉलो अप ईमेल जाएगी। जानिस इसमें कोई एग्जांपल दिखा दें, बुक योर डेटा वाली खोल लीजिए, बल्कि जिसमें कोई स्टेप्स हो वो वाली दिखा दें। बुक योर डेटा के आई थिंक स्टेप्स नहीं थे, एक ही था। आई थिंक हाला वाली में स्टेप्स थे। हाला वाली डिलीट हो गई। अच्छा, नीचे जाइएगा, वॉप ड्राइव वाली खोल लें, उसमें थे स्टेप्स। अच्छा, अब ये एक मेन ईमेल है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जाएगी, उसके बाद फिर अगर उससे उस ईमेल से कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा तो उसके बाद सेकंड स्टेप चलेगा। सेकंड स्टेप की ईमेल जाएगी, उससे भी कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो फिर थर्ड स्टेप चलेगा। इस तरह से ये वर्किंग करते हैं। इसमें हम डेज ऐड कर देते हैं कि 5 दिन बाद सेकंड स्टेप जो है वो 5 दिन बाद जाएगा। एक मतलब फर्स्ट स्टेप सेंड हुआ किसी भी एक ईमेल पे, फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी ईमेल पे एक फर्स्ट स्टेप आया, उसके 5 दिन तक आपने रिप्लाई नहीं किया तो 5 दिन बाद दूसरा स्टेप चलेगा। दूसरे स्टेप की ईमेल आपको आएगी, उसके बाद फिर तब भी रिप्लाई नहीं आया तो थर्ड स्टेप की आएगी और उसके बाद फिर रुक जाएगा। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँ तो वो ये है कि इसमें हम लोग स्पिन टेक्सटिंग भी यूज़ करते हैं, विच इज़ बेसिकली कि जिसमें आप देख रहे होंगे ना रैंडम जगह जगह लिखा हुआ है, तो हर बंदे को एक डिफरेंट वर्जन ऑफ द ईमेल जाएगा। तो इससे बेसिकली ये हो रहा है कि एक स्पैम ईमेल नहीं जा रहा। अब स्पैम ईमेल का मतलब ये है कि एक सेम कॉपी नहीं जा रही सबको, ठीक है। तो अगर सेम कॉपी जाएगी तो गूगल कहेगा कि ये सेम चीज़ हर बंदे को जा रही है, तो दिस मस्ट बी स्पैम। लेकिन अगर आप इसको 2 दफ़ा प्रीव्यू करेंगे ना, दोनों दफ़ा एक डिफरेंट वर्जन ऑफ ईमेल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी में जाएगा कि फर्स्ट नेम, आगे लिखा हो जाएगा आर यू फ्रस्ट्रेटेड विद इतना, और आगे फिर इसके आगे यहाँ से लिखा हुआ आएगा। एक वर्जन दिखा भी दें प्रीव्यू में। जैसे अब इसमें आ रहा है फाइंडिंग इट चैलेंजिंग, ये वाला लिखा हुआ आ रहा है, सही है। और दूसरे में आ रहा है आर यू फ्रस्ट्रेटेड विद, ये वाला लिखा हुआ आ रहा है। जी शराज। अच्छा, तो क्वेश्चन है कि जो टेम्पलेटिंग हुई हुई है फर्स्ट नेम वाली, ये वेरिएबल्स ये कहाँ से पिक कर रहा है? और दूसरा सवाल ये कि मतलब लाइक ये एक टेम्पलेटेड ईमेल है, राइट? तो इसको चेंज कैसे करना है? लाइक ये तो क्योंकि इट हैज टू बी स्पेशलाइज्ड फॉर एवरी सिंगल केस, राइट? क्योंकि अगर हम 20 अकाउंट को भेज रहे हैं तो 20 अकाउंट्स को टोटली डिफरेंट ईमेल्स जानी है, तो फिर ये वेरिएबल्स कैसे काम करेंगे? जो फर्स्ट वेरिएबल है, रैंडम वाला वेरिएबल है, तो हाउ वुड दैट वर्क? सो ये या जाने साहब बताएं। अच्छा, ये जो फर्स्ट नेम आ रहा है ये वेरिएबल्स हैं बेसिकली। ये आपकी लीड लिस्ट जो आपने यहाँ पे अपलोड किए ना उसका फर्स्ट नेम उठाएंगे, सही है। और जो ये रैंडम वाली चीज़ है ना, ये हर ईमेल में डिफरेंट जाएगी, हर किसी के पास डिफरेंट जाएगी। जैसे मैंने अभी प्रीव्यू करके दिखाया कि एक में आ रहा है आर यू फ्रस्ट्रेटेड विद, और फिर दूसरे में आएगा स्ट्रगलिंग विद, ठीक है। ये हर उसमें डिफरेंट जाएगी। इसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप अगर चाहें कि इस पर्टिकुलर बंदे को जस्ट ये वाला टेक्स्ट जाए, ये चीज़ नहीं कर सकते। तो हाउ आर वी डिटरमिनिंग के मतलब जो हम एक्सक्यूज मी, जो हम 20 ईमेल्स भेज रहे हैं, लेट्स एक ईमेल है जिसके अंदर 3 पैराग्राफ जाने ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक ईमेल भेजनी है जिसमें सिर्फ एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ में आई एम लाइक कवरिंग एवरीथिंग, राइट? दिस इज आल्सो पॉसिबल। तो हाउ एम आई डिटरमिनिंग, लाइक ये हम चेंज करके सिर्फ लाइक द होल प्रोसेस, मुझे थोड़ा सा मेंटल मॉडल बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि
like how are they fetching like random? Not everybody is going to be frustrated all the time, right? For the first line, जो पहली email की जो line है, not everybody is going to be frustrated. It could be कि हम एक follow up email कर रहे हैं, right? Or maybe we want to start with a different line, not just कि are you frustrated with a problem, right? So how are we going to determine कि यहाँ पे how do we control that basically? ये कि how do we control this random variable here? Yeah, so इसका मैं आंसर देता हूँ. So basically शिराज, ये इस पे हम आगे भी इन डिटेल भी बात करेंगे कॉपीज पे और किस तरह हमने कॉपीज बनाई हैं. इसमें भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, उसका एक प्रॉपर एक सेशन होगा. लेकिन इन शॉर्ट बेसिकली अभी ये हो रहा है कि हमने एक डेटा सेट बनाया है, हमने एक ICP लिस्ट बनाई है. हमारे दिमाग में एक एंड कंज्यूमर है जिसको पोटेंशियली ये मसला फेस हो सकता है. ही माइट बी फ्रस्ट्रेटेड, ही माइट बी स्ट्रगलिंग, ठीक है. तो हमारी जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज परफेक्ट है. तो इसमें अभी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना कि अगर हम लोग कोई सेकंड मैसेज वगैरह कर रहे हैं तो आइदर इट विल बी मैनुअल और आइदर उसका भी कोई जिस तरह अगर आप सेकंड उस पर क्लिक करेंगे स्टेप पे तो इट विल बी अ डिफरेंट मैसेज, इसके फॉलोअप में होगा. लेकिन अगर हम फर्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कोई एंड कंज्यूमर है जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है. जिस तरह ये जो है वॉप ड्राइव, ये जो कंपनी है ये बेसिकली शॉपिफाई की तरह है, ठीक है. तो हमने जो लिस्ट बनाई है वो शॉपिफाई के यूजर्स की लिस्ट है जिनको हम टारगेट कर रहे हैं और हमें पता है कि शॉपिफाई यूजर्स को ये मसले हो रहे हैं, ठीक है. अगर हम लोग ये ईमेल उन शॉपिफाई यूजर्स को करेंगे तो देयर आर चांसेस कि वो हमारी तरफ कन्वर्ट हो जाए. Right. Basically हम इस रैंडम वेरिएबल को यूज करके ईमेल्स को पर्सनलाइज कर रहे हैं, राइट? हम और कुछ नहीं कर रहे, लाइक हम मैन्युअली पर्सनलाइज नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग दैट रैंडम वेरिएबल टू पर्सनलाइज दैट. तो जो पर्सनलाइजेशन हो रही है वो ये जो आप ब्रैकेट्स देख रहे हैं ना, फर्स्ट नेम वाला ब्रैकेट है, Right. वो उसमें हो रही है. जो रैंडमाइजेशन है वो स्पिन टेक्सटिंग है, इट इज डिफरेंट. वो डिलीवरेबिलिटी बढ़ाने के लिए और जो फर्स्ट नेम है वो पर्सनलाइजेशन के लिए. तो ये रैंडम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो समझ आ गई कि चलो ये तो हमारी लिस्ट है जो कि हमने क्ले से इंपोर्ट किया, राइट? ये रैंडम वाला पार्ट है, ये कहाँ से आ रहा है? तो ये ये भी कॉपी है ना, ये तो आई थिंक ये तो खुद ही फीड करेंगे डिपेंडिंग ऑन लाइक व्हिचएवर ICP you're Exactly. targeting, उनका पेन पॉइंट क्या है, आप ईमेल पे क्या लिखना चाह रहे हो. तो अगर आप गौर से देखेंगे ना टेक्स्ट के ऊपर तो ब्रैकेट्स के बाद रैंडम के देयर इज अ लाइन एंड देन आफ्टर ईच लाइन देयर इज अ सेगमेंट और अ फ्रेज जो रैंडमाइज होगा एंड वो स्पिन करेगा हर ईमेल के Yeah. बाद. Right, Basically, right. they're अच्छा, it's like genuine or numbers. statement, right? Increasing or rising or soaring and Exactly. right, So it's gonna spin between these three variables. okay. Yep, Okay. exactly. Got it. जी Thank हमजा. you. I think Ramla explained pretty much what I was gonna ask. So it's all Yeah, perfect. इस पे हम लोग ना लाइक कॉपी और कंटेंट ये एक प्रॉपर एक बड़ा सेशन है तो इसके ऊपर हम आएंगे ये. लेकिन अभी इन शॉर्ट हमने लाइक डिलीवरेबिलिटी में ये रैंडम वाली चीज इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं इसको समझा रहा था. लेकिन कॉपी वाली बात हम बाद में दोबारा करेंगे. अच्छा, Anyways, yeah. I just had one follow-up question regarding what Ramla said. अच्छा, ये जितना ये जो रैंडम वाला पार्ट है इसके अंदर ये जितनी भी रैंडमाइजेशन हो रही है लाइक वर्जन 1 वर्जन 2 जो जितनी भी इसमें आगे लग रहे हैं, दिस इज ऑल डन बाय अ पर्सन हु इज राइटिंग द एंटायर कैंपेन कॉपी. और ये बस रैंडम का एक आप कमांड इनपुट कर रहे हैं इस पूरे सीक्वेंस में इन instantly that just changes the phrasing, right? Like Exactly. And it's none of that is being done within instantly itself. मतलब इस email builder के अंदर कोई चीज automate नहीं हो रही, ये सारी चीजें आप feed कर रहे हैं which was done by a human. And for now, like there's no systematic scalable way of doing this entire thing through AI or like a specific tool. नहीं, there are like scalable ways. For example, एक कॉपी लिखी, ठीक है, एक नॉर्मल कॉपी लिखी, प्रीव्यू करें जाने, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने ये कॉपी लिखी, ठीक है. अब इसमें हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह कर रहे हैं कि इसको चैट जीपीटी में डाल रहे हैं और कुछ चीजें ना इसमें रैंडमाइज वो सिनोनिम उसके बन सकते हैं, ठीक है. तो जैसे चैलेंजिंग वाला पार्ट है उसका बन सकता है. तो फिर चैट जीपीटी हमें ऑप्शंस दे देता है कि ये ऑप्शंस हैं, आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है. फिर हम लोग एक वापस जाने फिर हम एक ये वर्जन बना लेते हैं. अब इसमें हमने जो देखना है ना, हमने देखना है कि ये जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं ना, ये सेंस बना रही हैं या नहीं बना रही.
क्योंकि Okay. फॉर एग्जांपल ये मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग में था और हमने इससे गो थ्रू करना शुरू किया, तो इसमें हमने कुछ ना एरर्स देखे कि कुछ दफ़ा इट डिडंट मेक सेंस, कुछ वर्जन्स ऑफ इट, ठीक है, तो हमने उसको फिक्स किया, ठीक है, और वो सारा कुछ मैनुअली हो रहा है, तो एक ह्यूमन एलिमेंट ज़रूरी है इसमें। Okay. बस लाइक फॉर एग्जांपल आपने सारा कुछ टेक पे और सारा कुछ उस पर नहीं छोड़ देना, आपने लाइक अपना लाइक दिमाग यूज करके उसको मेक श्योर करना है कि आप सारे जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हुए एक एंड रिजल्ट जो है ना वो आपको परफेक्ट हो। Okay. Makes या sense. Thank you. या नो वरीज। अच्छा जानिस, यू कैन कंटिन्यू। अच्छा, इसके बाद हमारे पास शेड्यूलिंग आ जाती है। शेड्यूलिंग के अंदर आपको टाइमिंग्स जो हैं और डेज जो हैं वो टारगेट, वैसे तो यूजुअली मंडे टू फ्राइडे ही रखते हैं। टाइमिंग्स जो हैं वो आपको आपका जो लिस्ट है उसके टाइम जोन के हिसाब से रखनी होती है, जो उसका आपको लगता है कि बेस्ट टाइम है उसके वो ईमेल्स पढ़ता हो, तो उस टाइम के हिसाब से रखते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर सकूं तो वो बेसिकली ये है कि अब जैसे हमारा एक क्लाइंट है दुबई के, ठीक है, लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस है सारी यूएस में, तो हम लोग वो यूएस वाले टाइम रखेंगे। मतलब जो आईसीपी जो हमारी लाइक आखिरी जो एंड कंज्यूमर है उसके हिसाब से हमें टाइम सेट करना है, इस हिसाब से नहीं करना कि ये कंपनी किधर लोकेटेड है। के बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर अकाउंट्स टू बी यूज्ड का एक ऑप्शन है। इसमें हम वो ईमेल्स ऐड करेंगे जिनसे हमें सेंडिंग करनी है, जो हमने न्यू बना के यहाँ पे ईमेल्स अकाउंट में ऐड किए थे, वो यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। उसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम सेट करते हैं, लेकिन सबकी हम सेम ही रखते हैं। जैसे स्टॉप सेंडिंग ईमेल्स ऑन रिप्लाई, जब रिप्लाई आ जाता है तो ईमेल्स जो सीक्वेंस है वो हम रोक देते हैं, फिर हम मैनुअली रिप्लाई करते हैं उसके ये अंदर। ये रमला का भी क्वेश्चन था, तो बेसिकली ये होता है कि जब भी हम ऑटोमेशन चला रहे हैं ना, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू डिसेबल रिप्लाईज, वो डिसेबल द सीक्वेंस वंस वी रिसीव द रिप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट ने या किसी पोटेंशियल कस्टमर ने हमें रिप्लाई कर दिया, ठीक है, और हमने मैन्युअली टेक ओवर किया, हमारे जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं फहद, वो टेक ओवर करते हैं, उनसे बात शुरू करते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर सीक्वेंस ये चल रहा हो और उसको एक रैंडम मैसेज चला जाए तो पूरी वो डील खराब हो सकती है, पूरी बात खराब हो सकती है। तो ये हमने इंश्योर करना है कि हम लोग इस चीज़ को डिसेबल कर दें जब सीक्वेंस शुड एंड व्हेन वी रिसीव अ रिप्लाई, और फिर हम लोग मैन्युअली उससे बात करके उसको क्या कहते हैं पहले खुद करते हैं, फिर इवेंचुअली हम लोग क्लाइंट को आगे कर देते हैं और उससे कहते हैं कि आप कैलेंडर लिंक भेज के अपनी मीटिंग सेटअप कर लो, और फिर मीटिंग में जाके ये क्लोज होता है। मेरा सवाल था कि लाइक अगर उन्होंने ओपन कर लिया ईमेल, इज देयर एन इंडिकेटर कि ओपन कर दिया और फिर सीक्वेंस बंद हो जाएगा क्या? सिर्फ रिप्लाईज पे बंद होता है? सो ओपन रेट यूजुअली हम चेक कर सकते हैं, लेकिन देयर इज सम रीजन हम नहीं करते, हम अपनी कैंपेन्स में उसका जानिस बता सकते हैं। उसका मुझे भी नहीं पता, नूर भाई बता सकते। हाँ चले, नूर भाई से हम नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। तो बेसिकली उसका ये है कि अपना ओपन रेट यूजुअली कैंपेन्स जज कर रही होती हैं, लेकिन फॉर सम रीजन वो हम नूर भाई से नेक्स्ट सेशन में पूछते हैं कि क्यों, लेकिन हम ओपन रेट नहीं देखते, हम लोग रिप्लाई रेट देख रहे होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ओपन ट्रैकिंग का, बट ये डिसेबल रहता है। इसको इनेबल करके हम ट्रैकिंग कर सकते हैं इसकी। या इसका कोई टेक्निकल रीजन है, लेकिन हम लाइक नेक्स्ट सेशन में पूछते हैं। इसके बाद है डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, सेंड ईमेल एज टेक्स्ट ओनली और सेंड फर्स्ट ईमेल एज टेक्स्ट ओनली। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, ईमेल्स एज HTML और ईमेल्स एज टेक्स्ट ओनली। HTML बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आपको ईमेल के अंदर कोई इमेजेस ऐड करनी है, कोई वीडियोस ऐड करनी है, तो उसके अंदर हम HTML का कोड ऐड करते हैं। वो चीज़ जो है थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है ईमेल सर्वर के लिए कि आपके ईमेल के अंदर कोई कोड है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई कोड डिटेक्ट करेगा तो वो पूछेगा कि स्पैम ना हो या कुछ इस टाइप की चीज़ ना हो, तो इसलिए हम इसमें सेंड ईमेल एज टेक्स्ट ओनली का ऑप्शन यूज़ करते हैं। जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिलीवरेबिलिटी के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए हम लोग कोई लिंक्स यूज नहीं करते इन द ईमेल। हाँ, ईमेल के अंदर आप कोई भी लिंक यूज़ नहीं करेंगे और कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे ईमेल कॉपी के अंदर कि वो स्पैम की तरफ। इसमें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का एक सेक्शन होगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ईमेल
कॉपी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है स्पैम के अंदर जाने में। मैं अगर टाइम बचेगा तो एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। इसके बाद आता है डेली लिमिट। डेली लिमिट के अंदर जो है वो हम सेट करते हैं कि डेली इस कैंपेन में इन ईमेल से कितनी ईमेल्स भेजनी है। तो यहाँ 450 सेलेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, माय क्वेश्चन इज कि आपने क्या कि लिंक कोई ऐड नहीं करना ईमेल में, लेकिन मैंने चेक किया कुछ लोग कैलेंडली का लिंक डालते हैं, तो व्हाट इज दैट? कैलेंडली का लिंक तब डालेंगे जब आगे से रिप्लाई आएगा, तब ओके हम ओके डालेंगे। ओके। क्योंकि नहीं, एक देखेंगे फर्स्ट ईमेल अगर हम भेज रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम अगर ईमेल भेज रहे हैं तो वो स्पैम में चली जाएगी। उसमें अगर कोई लिंक वगैरह होगा, अगर उसमें लिंक नहीं होगा और इनबॉक्स में गई और यूज़र ने उसको ओपन किया और उसका रिप्लाई किया, तो मेल सर्वर डिटेक्ट कर लेगा कि ट्रस्ट वर्दी है। तो जब सेकंड उससे रिप्लाई आएगा, सेकंड टाइम जब उससे रिप्लाई आएगा, तो वो स्पैम में नहीं जाएगा, वो इनबॉक्स में ही लैंड करेगा क्योंकि उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है। मतलब आप कह रहे हैं कि इनिशियली जब हम लोग कैंपेन का फर्स्ट ईमेल भेजेंगे तो उसमें लिंक्स ना डालें हम लोग, हाँ, लिंक्स ताकि वो नहीं स्पैम में आएंगे, ना जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस नाम से या अकाउंट होता है वहाँ पे ये आ रहा होता है। इंस्टेंटली का जो अकाउंट है तो वो यहाँ से ये चूज़ कर लेंगे। कस्टम टैग्स की ऑप्शन होती है यहाँ पे, खुद ही टैग्स बना सकते हैं। टैग्स पे मैं आता हूँ बाद में। और फिर टाइम गैप डिफ़ॉल्ट ये होता है 7 मिनट। एक ईमेल गई, इस ईमेल से एक ईमेल चली गई एक यूज़र को, दूसरी जो ईमेल जाएगी वो 7 मिनट के बाद जाएगी, फ़ौरन नहीं जाएगी। फॉरेन फॉरेन जो ईमेल्स जाएंगी वो फिर ये जो हमारी डोमेन है ये ब्लैक लिस्ट हो सकती है, ये स्पैमिंग की नज़र में आ सकती है। तो इस वजह से डिले के साथ हम ईमेल्स भेजते हैं, फॉरेन नहीं भेजते। और इसमें हम टाइम को ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हमें देखना होता है कि हमने जो यहाँ पे शेड्यूल सेट किया है वो कितने घंटों का है, कितने घंटों तक ईमेल का सीक्वेंस चलना है, कैंपेन में चलना है। और यहाँ पे उस हिसाब से हमें टाइम सेट करना होता है कि हर ईमेल अगर 7 मिनट बाद जाएगी तो वो इन घंटों में पूरी हो जाएगी या नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 40 मिनट कर दूं तो वो इन 7-8 घंटों में 200 ईमेल्स तो नहीं जा सकती या 400 ईमेल्स तो नहीं जा सकती। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सेट करते हैं। और इंस्टेंटली का डिफ़ॉल्ट भी यही होता है कि 7 मिनट, तो हम 7 मिनट ही सेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, प्रायोरिटाइज नहीं, ये वाली नहीं, ये प्रोवाइडर मैचिंग की। अब जो ईमेल्स की लिस्ट है हमारे पास जो हमने लीड्स में अपलोड की है, उसमें कुछ इनबॉक्सेस होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट के होंगे, कुछ होंगे जो गूगल के होंगे, कुछ होंगे जो जोहो के होंगे, कुछ होंगे वो किसी और के होंगे। तो इस ऑप्शन को यूज़ करने से ये होगा कि हमारे पास मल्टीपल इनबॉक्सेस की ईमेल्स हैं। फॉर एग्जांपल गूगल की भी हैं, और गूगल के इनबॉक्सेस भी हैं हमारे पास जिनसे हमने ईमेल भेजने, हमारे माइक्रोसॉफ्ट के भी हैं, हमारे पास जोहो के भी हैं। अब ये डिटेक्ट करेगा कि अगर आपका जिसको आपने ईमेल भेजनी है, जो आपका एंड यूज़र है, उसका इनबॉक्स अगर माइक्रोसॉफ्ट है तो वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल से ईमेल भेजेगा, ना कि गूगल से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि अगर मेल सर्वर्स डिफरेंट है, मेरा मेल सर्वर जो है वो गूगल है, अगले का जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये भी एक चीज़ आती है कि वो स्पैम के तौर पे वो ले सकता है, माइक्रोसॉफ्ट उसको स्पैम के तौर पे ले सकता है। लेकिन ये जी सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो मेजर कॉरपोरेशंस है ना वो ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट का ना स्वीट यूज़ कर रही होती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह की कंपनीज को टारगेट कर रहे हो जो पोटेंशियली माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको भी अपना सारा सेटअप माइक्रोसॉफ्ट वाला भी बनाना है साथ साथ। अच्छा, इसमें एक और इस चीज़ भी होती है, अगर आपकी जो लीड लिस्ट है उसके अंदर पर्सनल ईमेल्स हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी ईमेल्स नहीं है, प्रोफेशनल ईमेल्स नहीं है, पर्सनल ईमेल्स हैं, तो ऐसा होता है कि प्रोफेशनल ईमेल से पर्सनल इनबॉक्स में भले मेल प्रोवाइडर सेम हो, दोनों जीमेल यूज़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो है प्रोफेशनल से अगर पर्सनल में भेजेंगे तो वो स्पैम में जाएगी, और पर्सनल से प्रोफेशनल में भेजेंगे वो भी स्पैम में जाएगी। पर्सनल टू पर्सनल जो होता है वो इनबॉक्स में जाती है, और प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल जो होता है वो इनबॉक्स में जाती है। ये मेल सर्वर्स का अपना सिस्टम है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो बेटर यही होता है कि जो हम लीड लिस्ट निकालते हैं उसके अंदर प्रोफेशनल ईमेल्स हों और हमारी भी प्रोफेशनल ईमेल्स हों, और तो वो मैच सही से होता है। यस,
ये जो जैसे कल वाला सेशन जो हुआ था उसमें हम लोग जो क्ले के थ्रू डाटा वैलिडेशन जो कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम लोग इस तरह की चीज़ें निकाल देते हैं, पर्सनल ईमेल्स एंड ऑल, क्योंकि हमने मेक श्योर करना होता है हमारी डिलीवरेबिलिटी A1 रहे। अच्छा, इसमें फिर और ऑप्शन आ जाते हैं, ऑप्टिमाइज AZ टेस्टिंग, ये हमने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन ऑप्शंस दिए हैं इंस्टेंटली ने, और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो इनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से गो थ्रू करके और यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और फिर फाइनली बस सेव पे क्लिक करेंगे। अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे भी ईमेल रिसीव होनी चाहिए, तो उसकी ईमेल्स आप यहाँ पे CC में डाल सकते हैं। अच्छा, तो इससे क्लाइंट की डोमेन हर्ट नहीं होगी अगर हम CC और BCC में डालेंगे उसको? जमाल भाई, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हमने लिव लाइट के क्लाइंट के लिए किया था। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मतलब उनको भी एक तरह से ईमेल आ रहा है तो माइट नॉट। हाँ, उनको मतलब कॉपी जा रही है जो भी उनको भेजा है, और उनको लेकिन उसका जो BCC विजिबल नहीं होता टू जिसको हम भेज रहे हैं। नहीं तो नहीं, let's say विजिबल नहीं होगा, लेकिन माय पॉइंट वाज कि फॉर एग्जांपल वो मैथ ईमेल में उसकी डोमेन, उसकी जो ईमेल वो पार्टिसिपेट कर रही है एक तरह से, लेकिन आई थिंक उनको भी मैथ ईमेल ही मिल रहे हैं, तो माइट नॉट कि उनकी डोमेन हर्ट ना हो, लेकिन इस पे ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। अच्छा, अब जी यहाँ सॉरी सॉरी, छोटा सा थोड़ा सा एमेचर क्वेश्चन प्रॉब्ली, लेकिन इसकी जो हमने पूरी की पूरी ये बनाई होगी, ये एनालिटिक्स शेयर होती है इसकी, जो हमने ईमेल सीक्वेंस से पूरी पूरी चलाते हैं कि ये ईमेल्स हमने डाले थी। मैं उस पे आता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ है डेली लिमिट। एक डेली लिमिट हम यहाँ पे तो सेट कर रहे हैं कि भाई इस कैंपेन में डेली 450 ईमेल्स जानी चाहिए। हम यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना नंबर होना चाहिए कि ये जितना ईमेल काउंट है ना, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 15 ईमेल्स लगी हुई हैं, तो उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी ईमेल जानी चाहिए उतना नंबर होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे अगर 10,000 भी लिखोगे ना, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिमिट जो हमारी एक्चुअल सेट होती है ना, वो यहाँ पर होती है। अब जैसे ये ईमेल की सारी ईमेल्स की लिमिट हमने 20 रखी हुई है। एक दिन में इस पर्टिकुलर ईमेल से 20 ईमेल्स जाएंगी, इसके अलावा 21 नहीं जाएगी। 20 ईमेल हो गई, ये रुक जाएगी, इस ईमेल से फिर नहीं जाएगी, फिर दूसरी ईमेल से जाएगी। तो सारी जो है वो यहाँ पे सेटअप हो, इसको खैर बल्क एडिट कर सकते हैं। और आइडियल ये है कि आपकी जो ईमेल सेंडिंग कैपेसिटी है वो 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। 25 से ऊपर जाएगी तो ये ईमेल जो है वो डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। वो स्पैमिंग के इंस्टेंटली उसको कंसीडर करता है कि वो ज़्यादा स्पैम कर रहा है, ज़्यादा ईमेल भेज रहा है, तो ईमेल इंस्टेंटली से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी ईमेल गूगल वर्क स्पेस से भी सस्पेंड हो जाती है, तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ता है। पहले हमारे साथ काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, तो हमने फिर एक लिमिट सेट की सबकी 20, तो 20 के बाद जो है अब हमारे पास ये इश्यूज नहीं आते। तो खैर अभी ये लोड नहीं हो रहा, तो ईमेल सेंडिंग कैपेसिटी जो है यहाँ पे एक डेली का आता है ठीक ऑप्शन। है, हम इस तरह करते हैं, अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं क्योंकि वी हैव ऑलरेडी गॉन लाइक 21 मिनट्स 22 मिनट्स अबाउट। तो इंस्टेंटली के अब वॉट ड्राइव के स्टार्ट्स खोल लें या बुक योर डेटा के खोल लें? बुक योर डेटा के खोल लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एनालिटिक्स का एक ऑप्शन होता है, आगे और भी ऑप्शन है जो हम पहले गो थ्रू कर चुके हैं। सबसे पहले आता है एनालिटिक्स का। एनालिटिक्स में हमारे पास यहाँ पे डेट्स आ रही हैं। डेट्स में हम वीकली देख सकते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर मैं वीकली देखना है तो खैर कैंपेन तब ये थी कैंपेन नहीं, 23rd को स्टार्ट हुई है, तो 23rd चलें 23rd से 27 का देख लेंगे। तो अब ये कह रहा है, अब यहाँ पे इस ईमेल के अंदर एक ही सीक्वेंस था, मतलब एक ही स्टेप था, तो यहाँ पे स्टेप 1 आ रहा है, बस कि स्टेप 1 ही सेंड हुआ। जी सर। अब अगर इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स भी होते हैं ना, तो यहाँ पे स्टेप 2 स्टेप 3 का भी काउंटिंग आ रही होती। तो टोटल ईमेल जो है वो ये सेंड हुई है, सही है, और बाकी जो स्टेप 1 स्टेप 2 है वो फॉलो अप ईमेल्स में काउंट होती हैं। जी एजाज, अब इसके अंदर हम लोगों को सेंट लिखा आ रहा है 476, लेकिन ओपन 0 शो हो रहा है और रिप्लाई 13 हो रहा है। ओपन रेट जो है हमने डिसेबल किया हुआ है, इसलिए हाँ, सॉरी। ओके ओके ओके।
इस वजह से जो है ना ओपन वो एंड क्लिक रेट ना हमने डिसेबल किया हुआ है, इस इसके वजह ऊपर हम से लोग नूर भाई से पूछेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। अच्छा इसके अंदर फिर एक्टिविटी में आ जाते हैं तो वो एक्टिविटी बताते हैं। आप देखें 11 मिनट पहले एक ईमेल गई है, फिर 17 मिनट पहले गई है, मैं 7 मिनट के गैप से ईमेल्स गई हैं। तो इस तरह से जो है एनालिटिक्स आती है। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है, हम यहाँ से देख सकते हैं फिल्टर लगा के इंटरेस्टेड ईमेल्स जो हैं वो कितनी आई, और इनको हम सेलेक्ट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं CSV के अंदर। और इसके अलावा एक ऑप्शन होता है यूनिबॉक्स का, यहाँ से डायरेक्ट रिप्लाईज करते हैं। एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा टैग्स का, इंटरेस्टेड टैग होता है, मीटिंग बुक होता है, और नॉट इंटरेस्टेड बहुत सारे होते हैं। इंटरेस्टेड टैग और नॉट इंटरेस्टेड टैग जो है वो ऑटोमेटेड वर्क करते हैं कि अब जैसे अनसब्सक्राइब लिख दिया, मतलब उस किसी ने लिख दिया कि अनसब लिख दिया, तो वो इंस्टेंटली ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको इसको कैंपेन भी रुक जाती है, उस पर फिर दोबारा ईमेल नहीं जाती, और वो नॉट इंटरेस्टेड मार्क भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरेस्टेड मार्क होता है लेकिन वो शो इंटरेस्टेड मार्क होता है, लेकिन वो बंदे ने लिखा है ऐसे होता है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है इंस्टेंटली कि ये इंटरेस्टेड है या नॉट इंटरेस्टेड है, लेकिन वो उसको इंटरेस्टेड मार्क कर देता है। कब हमारे साथ हुआ है अक्सर ऐसा, तो इसको मैनुअली गो थ्रू करना पड़ता है कि वाकई ये जो इंटरेस्टेड लीड्स आई हैं ये इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं है। इस तरह से फिर अगर हम देख लेते हैं हाँ ये इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर इसको हम नॉट इंटरेस्टेड मार्क कर देते हैं। तो ये था ओवरऑल गो थ्रू ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। अब वो क्या हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाएगी कि उसमें हमें लिंक डालना पड़ेगा अनसब्सक्राइब का। इंस्टेंटली जो प्रोवाइड करेगा वो लिंक जाएगा और फिर उससे जो है वो इशू होगा। तो ये चीज़ जो है वो फिर स्पैम में जाएगी, इसलिए हम नहीं डालते हैं इसके अंदर। वो क्लाइंट यूजुअली जानिस हम लोग मेंशन तो करते हैं कि इफ यू वांट टू अनसब्सक्राइब तो लेट अस नो। हाँ वो इसलिए करते हैं, लेकिन लिंक हमने, क्योंकि आपने देखा आपके पास अगर कोई प्रमोशनल ईमेल आती है उसमें नीचे लिखा हुआ होता है अनसब्सक्राइब का, लेकिन हम या इसमें इसके अंदर इसलिए ही नहीं लिखते हैं ताकि वो प्रमोशनल के सेक्शन में ना जाए, हमें इनबॉक्स में लैंड करानी होती है। या ओके ओके। तो अगर लाइक कॉपी के अंदर आपने मेंशन किया वो अनसब्सक्राइब का, तो वो प्रमोशन वाले उसमें चली जाएगी? नहीं, अगर आप राइट करके करेंगे ना तो वो नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है। अगर मैं उसमें वही लिंक लगा देंगे तो वो जा सकती है। हाँ या मैं तो वही पूछी थी कि कॉपी के अंदर अनसब्सक्राइब का अगर मेंशन हुआ हुआ है तो फिर उसका क्या होता है, फिर उसकी वजह से लोग अनसब रिप्लाई कर रहे हैं? हाँ उसकी वजह से भी कर सकते हैं, या अगर मेंशन नहीं भी है तो लोग यूजुअली रिप्लाई कर देते हैं कि रिमूव मी फ्रॉम योर लिस्ट, इस तरह से ना, तो वो इंस्टेंटली खुद डिटेक्ट कर लेता है कि ठीक ये है। नॉट इंटरेस्टेड है, तो फिर उसको पे कैंपेन रुक जाती है, उसको दोबारा ईमेल नहीं जाती है। ओके। और कोई अगर क्वेश्चन हो तो। थिंक ऑल गुड। थैंक यू सो मच जॉनिस फॉर अ वेरी डिटेल्ड सेशन। मुझे तो बहुत मजा आया, बाकी लोग भी बताएं कैसा रहा आपका। लग रहा है मैं वापस फास्ट में आ गया हूँ। काफी इंफॉर्मेटिव था यार। लेकिन अच्छा लगा सर, ये काफी चीजों से ना टच मिल गया। यस एक ओवरऑल आइडिया हो जाए तो फिर हम लोग लाइक जब काम करवाना होगा तो ऑब्वियसली कोई टेक बंदा कर रहा होगा, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। आज अजीम भाई ने बोला नहीं, इट फील्स वेरी वियर्ड, सिर्फ मैसेज किया है। अच्छा एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा इंस्टेंटली, मैं अभी फ़िलहाल नया एक न्यू ऑप्शन आया इनबॉक्स प्लेसमेंट का, मतलब कि ईमेल्स और इनबॉक्स और कैंपेन की प्रॉपर टेस्टिंग होती है। अब जैसे ये अभी रिसेंटली हमने ये प्लान परचेज करके जो है टेस्ट कुछ कैंपेन्स में टेस्टिंग रन की है। अब फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, इसके अंदर ये आपको बताता है कि कंटेंट इनसाइट में अभी रिकमेंडेशन देता है कि आप स्पैम ट्रिगर्ड फाउंड। अब इसको आप देखो तो वो आपको सजेशन देगा सारी कि आपकी ईमेल जो आपकी जो कॉपी है ये कंटेंट से रिलेटेड है, बस मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो ये अब अभी आपको बताएगा कि आपकी जो ईमेल है वो स्पैम में जा सकती है इस रीजंस की वजह से, आपकी कॉपी की इन रीजंस की वजह से। इसके अलावा अगर आप देखें, अब इस ईमेल को देखें तो वो बता रहा है कि SPF जो है वो डिटेक्ट नहीं हुआ हुआ,
इसमें अगर देखें तो वो ब्लैक लिस्ट काउंट कर रहा है, ब्लैक लिस्ट डिटेक्ट कर रहा है ईमेल्स की। और ये बता रहा है कि किन वेबसाइट्स पे, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म स्पैम जो ट्रैक करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या रिजल्ट आ रहा है, ब्लैक लिस्ट है या नहीं है, इस टाइप की चीज़ें बता रहा है। एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था वो शायद इसमें होगी, इस कैंपेन में नहीं है, लेकिन अभी मैंने आज ही कैंपेन देखी थी, उसका टेस्ट देखा था कि ये सारी चीज़ें सही थी बिल्कुल, मतलब कि ग्रीन मार्क हुई थी, लेकिन फिर भी स्पैम में जा रही थी ईमेल। तो जब आपकी ईमेल सही है, सब कुछ सही सेटअप हुआ है, तो स्पैम में जा क्यों रही है? तो उसमें फिर आपको कॉपी को देखना पड़ता है कि आपकी कॉपी जो है वो अप टू द मार्क है या नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है। तो इस वजह से जो है स्पैम में भी कॉपी की वजह से भी स्पैम में जा सकती है। डन हो गया। सो समिंग इट ऑल अप, ये एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें टेक्निकल एलिमेंट्स भी है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि हम लोग कर रहे होंगे एज GTM इंजीनियर्स, वो होगा मॉनिटरिंग वाला। तो वो तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। इसके बेसिक्स आते हो, थोड़ा सा ओवरऑल ओवरसाइट हो, समझ हो, तो ऑब्वियसली आप फिर मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स थोड़ी बहुत नहीं आते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो यही पर्पस था इस ओवरऑल सेशन का कि सबको पता हो कि क्या बेसिक्स है। एनीवेज, या श्योर एजाज, अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और इन डेप्थ स्टडी वगैरह करना चाहें तो डू यू हैव एनी रिसोर्सेज वगैरह जो कि आप शेयर कर सकते हैं, या कोई कोर्स वगैरह छोटा मोटा, कोई यूट्यूब वीडियो? जानिस, डू वी हैव समथिंग? या इसके लिए है नहीं, लेकिन अगर कहेंगे तो मैं इंस्टेंटली के लिए आपको बना के दे दूंगा एक रिकॉर्डिंग। हाँ, बेसिकली एक चीट शीट हो जाए या फिर रिकॉर्डिंग हो जाए, ताकि एक दफ़ा रेफरेंस कोई हो हमारे पास। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग बना के दे देता हूँ, बल्कि जितनी भी चीज़ें शुरू से आखिर तक है ना, उसकी एक रिकॉर्डिंग क्रिएट कर दें, इंस्टेंटली के भी सारे ऑप्शन उसमें एक्सप्लोर कर लूँगा। और ये इसकी भी रिकॉर्डिंग Excellent. हमारे पास जानिस, और इसके अलावा भी कोई रिसोर्स मिलती है, कोई भी वीडियो मिलती है, यू कैन शेयर। श्योर। बाकी दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड सी यू टुमारो। अच्छा, अब टुमारो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, तो आप लोग थोड़ी वर्किंग करके आइएगा। जो भी सवाल हो आप इस तरह कीजिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि हमें पहले से अगर ईमेल वगैरह कर दें, ईमेल नहीं मैसेज कर दें, तो दैट वुड बी ग्रेट एज वेल, ताकि हम भी थोड़ा प्रिपेयर्ड आएँ। उसके अलावा जो कल की टाइमिंग्स हैं अभी तक तो सेम है, लेकिन सिंस इट्स फ्राइडे, लास्ट वर्किंग डे बिफोर ईद, तो इट माइट बी कि ना थोड़ा सा ट्रिकी हो, लेकिन आई विल लेट यू नो टाइमली। माय क्वेश्चन इज के इसमें जो आपने सेशन का हमारे पास एक गूगल डॉक शेयर किया, उसमें एक लिमिटेड सेशंस हैं और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हमारी, या नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो पूरे मंथ के अंदर हमारे पास टाइम होगा, उसके अंदर फिर हमारे कोई क्रॉस टेस्ट हुआ करेंगे जिससे हमारी कैपेबिलिटीज चेक होंगी एक्सेट्रा। या उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं इन प्लान में हैं, और उसमें कुछ सेल्फ स्टडी वाला टाइप सीन भी होगा, कुछ सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ क्या कहते हैं आप, टेस्टिंग वाला। कि फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि आप लोग कोई क्लाइंट उठा लें, फिर उसके ऊपर ICP बनाएं, उसकी मैसेजिंग बनाएं, एक ओवरऑल चीज़ आप लोग खुद हैंडल करके देखें, और फिर उसके बाद हम लोग उसको कहीं ना कहीं टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि आप लोगों के उसकी बेसिस पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड फिर उसमें ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, तो हम साथ साथ आपको गाइड करेंगे। तो उसका है प्लान, बस ये थोड़ा सा भी हेक्टिक टाइम चल रहा है, तो वी नीड टू फिगर अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट, क्योंकि 8 लीड्स के प्रॉपर अभी क्लाइंट्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो वो सब एक दफ़ा फिगर आउट करके ना हम लोग नेक्स्ट वीक में प्लान आउट कर लेंगे बाकी का, और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।